पूरे हॉस्पिटल में उसको ढूंढा जाता है और तलाश किया जाता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। इसी दौरान कहीं से एक इंफॉर्मेशन आती है कि एक कम सिन बच्ची की चीखो पुकार की आवाज एक मुबैना कमरे में से आ रही है कि वो शख्स जिसने ये रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी वो बच्ची को एक मुबैना कमरे में ले जाके अंदर से कमरे को लॉक कर देता है। बच्ची अंदर चीख रही है, अपनी जान को बचाने के लिए अंदर से वो चीखो पुकार हो रही है और बच्ची का मुंह बंद करने की वो कोशिश कर रहा था अंदर। इस दौरान जब इंतजामिया उस कमरे के पास पहुंचती है और कमरे का दरवाजा तोड़ती है, तोड़ के अंदर जाती है, तो वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है बच्ची के साथ बदफेली करता हुआ। एमएस साहब को चाहिए था कि सारे मामले को पुलिस के हवाले किया जाता, इसकी इंटेरोगेशन की जाती और जो भी शख्स इसके अंदर मुलव्वस था, अगर वो गिल्टी है, अगर उसके खिलाफ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं बाय द पुलिस, तो उसको सजा मिलती। एहतजाज की वजह प्राइमरी ये बनी कि एमएस साहब ने सिरे से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाते साथ ही इनकार कर दिया कि इसके खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा उनके रूम के अंदर एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान एक फीमेल डॉक्टर ने एमएस साहब से ये कहा कि एमएस साहब, अगर आज यहाँ पे इस बच्ची की जगह आपकी बच्ची मौजूद होती तो क्या आप यही कार्रवाई करते जो आज ये कर रहे हैं। उनको बुला के ब्लैकमेल किया गया इमोशनली बाय एमएस। एमएस ने उनको इमोशनली ये कहा कि बीबी इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दो, अगर उस क्रिमिनल के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस और विटनेसेस मौजूद हैं तो उसके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई होगी, स्टेट करेगी। सो इट इज नॉन कंपाउंडेबल। आप राजीनामा कैसे लिखवा रहे हैं? आप अपने कानून, पाकिस्तान का कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? और एमएस साहब को फील हुआ कि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहे हैं, तो ये तमाम डॉक्टर्स ने जाके जब राब्ता किया, फीमेल डॉक्टर्स ने बिलखुसूस एमएस साहब के पास, एमएस साहब के रूम के अंदर उसकी भी एक फुटेज मौजूद है जिसमें उन्होंने बाकायदा वहां पे भी उनसे जब मुतालबा किया तो एमएस साहब ने एक बेहिसी का मुजाहरा किया और वहां भी उनके मुतालबात को रद्द किया कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता और मैं किसी भी किस्म की अपने हॉस्पिटल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क्स या डिस्ग्रेस नहीं लाना चाहता। तो आप सबसे गुजारिश है इस मामले को यहाँ पे दबा दें। यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे, उसको उसके घर भेज दिया गया हुआ है, उसको भेज दिया गया था, वो दोबारा बुलाया गया, दोबारा वो हॉस्पिटल में आया, उसके बाद उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज हुई। बदकिस्मती से अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप अगर उस एफआईआर का मुताला करें, उसको आप एनालाइज करें, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या लॉयर, उसको अगर मैं एनालाइज करूं तो इंतहाई फजूल कंटेंट और बेलेबल ऑफेंस उस पर लगा दिया गया 509(2). वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में उसका जुर्म उसे कहा जाता है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। नाज़रीन, औरत मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा है और आज के इस दौर में हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से औरतों के साथ मुज़ालम होते हुए देख रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसमें भी जिस तरह से मामला हो रहे हैं वो काबिल तशवीश है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुमिता का एक ऐसा रेप होता है, एक ऐसा सेक्सुअल अब्यूज होता है कि उसके साथ जिस तरह की ज्यादती की गई उसे लफ्जों में बयान करना भी मुश्किल है। लेकिन इसी तरह का एक वाकया एक पाकिस्तान के नाम नेहाद गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ये एक ऐसा वाकया आपने आज से 5-6 दिन पहले गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा एहतजाज भी देखा होगा, लेकिन उस एहतजाज के पीछे वजह क्या थी आज वो हम आपको बताते हैं। एक 6 साल की बच्ची जो अपनी वालदा के साथ गंगाराम हॉस्पिटल में आती है और एक वहाँ का स्वीपर जो सफाई करने वाला है वो उसे बुसला के किसी दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ पे जाके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लड़की नहीं मिलती, वालदा के साथ फिर शोर मचता है और वो स्वीपर देख लेता है कि आप इस लड़की को ढूंढ रहे हैं और वो वहाँ से उस लड़की को आजाद कर देता है। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो है जब खवातीन को पता लग जाता है कि ये इसके साथ जिनसी दरिंदगी, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला था, तो उन्होंने वहां पे आवाज उठाई और वहां पे एहतजाज किया और उसकी फुटेज ये आप मेरे साथ ये साथ वाली स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसकी फुटेज भी है और इस फुटेज में आप ये भी देख सकते हैं कि वो बंदा जो स्वीपर था वो ये इकरार भी कर रहा था। लेकिन सवालिया निशान है वहां की मैनेजमेंट के ऊपर कि जो वहां के एमएस साहब थे वो इस बात पे बजिद थे कि इस मामले को यहाँ पे रफा दफा कर देते हैं और इसको कानूनी दायरा के अंदर नहीं लेके जाया जाता और इस स्वीपर को जो है यहीं पे आजाद कर दिया जाता है ताकि बच्ची जो है उसकी इज्जत और वो सारे मामला बच पाए। लेकिन अगर खामोश रहेंगे तो इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको मजीद जो है वो इस तरह हवस को पूरा करने के लिए जो है ना वो शय मिलती रहेगी। तो दर हकीकत होता क्या है कि फिर जो वहाँ पे खवातीन और जो डॉक्टर और जो नर्सेज होती हैं वो एहतजाज करती हैं एमएस साहब के ऑफिस में जाके और एक नाम नेहाद
छोटी सी दफा के तहत जो है उसके ऊपर एक FIR कर दी जाती है, जिसकी कोई अभी पुराने हाल नजर नहीं आता। मेरे साथ रहील डार एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन तक ये मामला कैसे पहुंचा और क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ की जा सकती है। रहील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहील भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जिस तरह डॉक्टर ममिता वाला केस होता है और पाकिस्तान में और भी बड़े केसेस इस तरह के हो रहे हैं, ये क्या केस था और आपके किस तरह से नॉलेज में आता है? मेहरान साहब, अभी आपने अपने इंट्रो में कुछ तफसील बताया इस वाक़े के बारे में। मैं कुछ एडिशन करता चलूँ। जो मेरे इंफॉर्मेशन में या जो मेरे इल्म में बात आई है, ये मामला हुआ था ग़ालिबन 19 या 20 तारीख इसी मंथ की, यानी कि अगस्त ऑफ 20 थी या 19 डेट थी। एक औरत गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी कम उम्र बच्ची के साथ, जिसकी उम्र 6 साल होती है, अपने किसी इलाज के लिए या किसी एमरजेंसी पर्पस के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में तशरीफ लाती है। होता क्या वहाँ पे वकूआ कि जब आप खुद समझते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर कार रश होता है, उस रश के दौरान में बीबी अपनी बच्ची के साथ अपनी एमरजेंसी स्लिप के काउंटर के ऊपर अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। उस दौरान उसको एहसास होता है कि जो बच्ची मेरे साथ आई थी वो अब उसके साथ मौजूद नहीं है। यानी कि वो जब अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है तो उसको ये बावर होता है, ये एहसास होता है कि उसकी बच्ची लापता हो चुकी हुई है, रश में कहीं गुम गई है। इस बारे में वो शोर मचाती है और मैनेजमेंट को इतला करती है। सारी मैनेजमेंट इकट्ठी होती है, उस वालदा के साथ पूरे हॉस्पिटल में उसको ढूंढा जाता है और तलाश किया जाता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। इसी दौरान कहीं से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक कम सिन बच्ची की चीखो पुकार की आवाज एक मुबैना कमरे में से आ रही है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो बच्ची का वो शोर शराबा सुन के वो बच्ची को उसके हवाले कर देता है। दरअसल ऐसा नहीं हुआ इस तरह कि वो शख्स जिसने ये रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, वो बच्ची को एक मुबैना कमरे में ले जाके अंदर से कमरे को लॉक कर देता है। जब इंतजामिया के कानों में ये बात आती है कि कोई बच्ची किसी कमरे में चीख रही है और एक तरफ एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, तो वो सारा इंतजामिया और जो सारा रश जो उस बच्ची को ढूंढ रहा था वो उस कमरे की तरफ भागते हैं। जब उस कमरे की तरफ भागते हैं और पहुंचते हैं, कमरा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरा अंदर से लॉक होता है, अंदर से बंद किया गया होता है। इंतजामिया की तरफ से कमरे का लॉक तोड़ा जाता है और अभी तक वो बंदा नहीं बाहर भेज रहा, अभी तक वो विजित है। अभी तक बंदे को इस चीज का इल्म नहीं था कि बाहर एक बाकायदा शोर हो चुका हुआ है कि बच्ची की तलाश के लिए माँ और इंतजामिया दोनों मिलकर उसको ढूंढ रहे हैं और बच्ची अंदर चीख रही है। अपनी जान को बचाने के लिए अंदर से वो चीखो पुकार हो रही है और बच्ची का मुंह बंद करने की वो कोशिश कर रहा था अंदर। इस दौरान जब इंतजामिया उस कमरे के पास पहुंचती है और कमरे का दरवाजा तोड़ती है, तोड़ के अंदर जाती है, तो वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है बच्ची के साथ बदफेली करता हुआ, और बच्ची वहां पे रो रही होती है और चीख रही होती है। यहाँ पे मेहरान भाई, जो अलमिया है, जो अनफॉर्चुनेट बात है, आपने अपने इंट्रो में दो ऐसे एक वाकये का जिक्र किया, जैसे कि हमारे सरहद पार एक वाकया हुआ, ममिता केस ब्रूटली उसमें रेप किया गया, और इस तरह हमारे मुमालिक में और भी दीगर आपने केसेस, जैसे कसूर में एक वाकया हुआ ज़ैनब रेप केस, मोटरवे रेप केस। हमारा मुतालबा यहाँ पे ये था, ये तमाम जो एहतजाज किए गए सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर से फीमेल डॉक्टर्स की तरफ से, वो ये था कि जब इस शख्स को रेड हैंडेड पकड़ लिया गया है, पकड़ने के बाद इनको लेके जाया गया है एमएस के पास, क्योंकि एमएस एक अथॉरिटी होती है, वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एमएस के पास थी। जब एमएस के पास से सारा मामला जाके पहुंचाया जाता है, तफसील बताई जाती है और ये दिखाया जाता है कि ये सारे एविडेंस और विटनेसेस, आई विटनेसेस मौजूद हैं कि जिसने इस शख्स को बदफेली करते हुए पकड़ा है। तो यहाँ पे एक नाअहली जो एमएस की तरफ से सामने आती है वो ये कि एक शेर है, एक कहावत है या शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसे बड़े मनसब पे जब इस किस्म के अफराद बरजमान होंगे, बैठे होंगे, तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ और अहमकाना फैसले होंगे। एमएस साहब को चाहिए था कि सारे मामले को पुलिस के हवाले किया जाता, इसकी इंटेरोगेशन की जाती, और जो भी शख्स इसके अंदर मुलव्वस था, अगर वो गिल्टी है, अगर उसके खिलाफ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं बाय द पुलिस, तो उसको सजा मिलती है। अच्छा, एमएस साहब का इसमें रवैया क्या था? जब एमएस साहब को पता चलता है आपके नॉलेज के मुताबिक, तो एमएस साहब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं? मेहरान भाई, आपने इंट्रो में जिक्र किया कि एहतजाज हुआ, वो एहतजाज का मकसद ही ये था, एहतजाज होना भी नहीं था, ये बात बिल्कुल पुलिस के पास जानी थी और इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी थी। एहतजाज की वजह प्राइमरी ये बनी कि एमएस साहब ने सिरे से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाते साथ ही इनकार कर दिया कि इसके खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। रीजन पूछी गई फीमेल डॉक्टर्स की तरफ से कि सर, इतना बड़ा वकूआ होने वाला था, इतना बड़ा हादसा हो जाने था, आप इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाह रहे और आप क्यों चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? तो इस पे एमएस साहब खामोश थे और इस पे अज्यूम ये किया जा रहा है कि एमएस साहब शायद अपनी कोई नाअहली या अपनी किसी जातियात की वजह से इस मामले को दबाना चाह रहे थे। बल्कि वो तो एमएस साहब इस तरह के अगर जुल्म पे खामोश रहा जाए तो फिर समझा यही जाता है कि ये बंदा भी जुल्म में शामिल था।
ऑब्वियसली देखें इतना बड़ा अब जब एहतजाज किया गया फीमेल डॉक्टर्स की तरफ से, वो एहतजाज इतना इंटेंस था कि उस एहतजाज को वो बाकायदा सड़कों पे लेके गए जब उनके मुतालबात नहीं, और उनके क्या कोई ज़ाती मुतालबात थे, वो फीमेल डॉक्टर्स का यही मुतालबा था कि जनाब इतना बड़ा एक हादसा होते होते रुक गया है तो आप इस चीज़ को क्यों दबा रहे हैं। MS साहब की अब आगे से आप बेहिसी देखें कि बजाय इस एहतजाज के बाद वो इस पर कोई कार्रवाई करते, उन्होंने जाके जो वालिदा है जो कि अल्टीमेटली इस FIR के अंदर अपनी उनकी मुद्दत कंप्लेनेंट भी बनी है, उनको बुला के ब्लैकमेल किया गया इमोशनली बाय MS ने उनको इमोशनली ये कहा कि बीबी इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दो, नहीं तो ये आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी ये एक शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। सो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को क्लोज कर दो। उसका बाकायदा बयान हल्फी लिखवाया गया और राजीनामा लिखा, जो राजीनामे में उन्होंने ये मेंशन किया कि मैं इस शख्स को माफ़ करती हूँ और इसके खिलाफ मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। मेरा यहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ क्वेश्चन ये है कि ये जो रेप अटेम्प्ट या जो रेप होता है ये एक ऐसा हीनियस क्राइम है, इसे नॉन कंपाउंडेबल कहा जाता है मेहरान भाई। अब नॉन कंपाउंडेबल का मकसद और मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टीज आपस में राजीनामा भी कर लेती हैं इस स्पेसिफिक क्राइम के ऊपर, तब भी अगर उस क्रिमिनल के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस और विटनेसेस मौजूद हैं तो उसके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई होगी, स्टेट करेगी। सो इट इज नॉन कंपाउंडेबल। आप राजीनामा कैसे लिखवा रहे हैं? आप अपने कानून, पाकिस्तान का कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर आपके पास कोई मामला आया है तो आप रिपोर्ट करें टू दी पुलिस जाने, जुडिशरी जाने, आप इसमें अपनी एंगेजमेंट क्यों साबित कर रहे हैं? उसके बाद जब ये एहतजाज हुआ, लेकिन एक यहाँ पे मैं कट करता हूँ, लेट्स सपोज राजीनामा हो जाता है, लेकिन MS साहब की जानिब से उस शख्स को क्या कहा गया कि किसकी बुनियाद पर राजीनामा कर, कि आप भाई राजीनामा कर लें लेकिन इस शख्स के खिलाफ मैं ये कार्रवाई करूंगा, आप परेशान हो, आप ये मामला ना लेके जाएं, मैं इसको जो है वो नौकरी से बर्खास्त करूंगा, मैं इसके खिलाफ ये एक्शन लूँ। क्या MS साहब की जानिब से कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल है? मेहरान भाई, MS जो अथॉरिटी है, जितना मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, इनके पास कुछ ऐसे फैसले करने की पावर होती है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर किसी को हायर भी कर सकते हैं और उनको आप वो निकाल भी सकते हैं। डेफिनेटली ये भी यही मामला था, ये एक सफाई, क्लीनिंग या स्वीपिंग की कोई एजेंसी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हायर की थी और MS साहब ने ही हायर की थी, तो इनके पास ये पावर है और इन्होंने डेफिनेटली, आई एम नॉट श्योर, बट इन्होंने यही कहा होगा कि मैं एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने ये इंसाफ किया होगा कि उस स्वीपर को वो निकाल देंगे या उसको कोई फाइन, उस कंपनी को कोई फाइन कर देंगे। बट मुतालबा यहाँ पे क्या फाइन से वो जस्टिफाई हो जाएगा किसी के साथ जो जुल्म और ज्यादती को करने जा रहा है? जिस किस्म की वो, अगर तो कोई माइनर क्राइम होता, कोई चोरी कर रहा होता, कोई लड़ाई झगड़े में एंगेज हो जाता, अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखने में आता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई इस तरह की कोई नेग्लिजेंस अपने ड्यूटी के अगेंस्ट कर रहा होता तो चलो समझ में आती है, उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो उसके ऊपर, या उसको आप डिसमिस कर दें या निकाल दें या उसका सैलरी डिडक्शन कर लें। इतने बड़े हीनियस क्राइम के ऊपर आप कैसे डिसीजन, आप ऑथोराइज ही नहीं है इस क्राइम के अंदर, ये स्टेट एंगेज होगी ना, इसके अंदर आप ऑथोराइज ही नहीं है, ये डिसीजन आपके पास है ही नहीं। अगर आपके पास कोई मामला आया तो आपका काम बनता था कि बीइंग ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइजर आप इस मामले को थ्रू पुलिस रिपोर्ट करते, ऐसा हुआ नहीं। अब मेहरान भाई हुआ क्या, जब ये मुतालबात चले गए टूवर्ड्स दी प्रोटेस्ट, एहतजाज किया गया और MS साहब को फील हुआ कि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहे हैं, तो ये तमाम डॉक्टर्स ने जाके जब राब्ता किया, फीमेल डॉक्टर्स ने बिलखुसूस MS साहब के पास, MS साहब के रूम के अंदर, उसकी भी एक फुटेज मौजूद है जिसमें उन्होंने बाकायदा वहां पे भी उनसे जब मुतालबा किया तो MS साहब ने एक बेहिसी का मुजाहरा किया और वहां पे भी उनके मुतालबात को रद्द किया कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता और मैं किसी भी किस्म की अपने हॉस्पिटल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क्स या डिसग्रेस नहीं लाना चाहता, तो आप सबसे गुजारिश है इस मामले को यहाँ पे दबा दें। जब ये जुमले बोले गए MS साहब की तरफ से तो जितनी भी यंग फीमेल डॉक्टर्स थी उनके जो जज्बात थे वो मजरू हुए, उसकी भी फुटेज मौजूद है। उन्होंने बाकायदा उनके रूम के अंदर एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान एक फीमेल डॉक्टर ने MS साहब से ये कहा कि MS साहब, अगर आज यहाँ पे इस बच्ची की जगह आपकी बच्ची मौजूद होती तो क्या आप यही कार्रवाई करते जो आज ये कर रहे हैं? जिससे MS साहब खामोश हो गए। उसके बाद जाके उस पर कार्रवाई की गई, उसको बुलाया गया। मैं तो चाहता हूँ कि उस हमारी बहन को सलाम पे जिसने इतनी आवाज़ उठाई और उसकी बदौलत जो है ये मामला थोड़ा सा, भी उन तमाम बहनों को सलाम जिन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया और अपने प्राइमरी ड्यूटी को पीछे रख के इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि किस तरह एक पाकिस्तान में किस बच्ची की इज्जत हम महफूज और बच्चियों की इज्जत को महफूज कर सकते हैं। उन तमाम बहनों को सलाम जिन्होंने ये काम, ये प्रोटेस्ट किया। इस मामले के बाद जब उस शख्स को दोबारा वापस बुलाया गया, यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि उसको उसके घर भेज दिया गया हुआ है, उसको भेज दिया गया था, वो दोबारा बुलाया गया, दोबारा वो हॉस्पिटल में आया, उसके बाद उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई हुई और FIR दर्ज हुई। बदकिस्मती से अब जो FIR दर्ज हुई है
आप अगर उस FIR का मुताला करें, उसको आप एनालाइज करें, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या लॉयर उसको अगर आप मैं एनालाइज करूं तो इंतहाई फजूल कंटेंट और बेलेबल ऑफेंस उस पर लगा दिया गया 509(2). वो एक सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में उसका जुर्म उसे कहा जाता है। मेरा यहाँ पे मुतालबा ये था कि आपने अगर उसके ऊपर कार्रवाई की है और वो जो FIR दर्ज की है उसके ऊपर एक पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 511 की एक कार्रवाई करनी मस्ट थी, वो चार्ज लगाना मस्ट था। मिरान भाई, मैं आपके चैनल में आपके जो नाजरीन हैं इनको मैं बताता चलूँ कि ये जो 511 है ये स्पेसिफिकली तब इस्तेमाल होती है जब कोई ऐसा क्राइम जो क्रिमिनल करने जा रहा हो लेकिन कर ना पाया हो। जिस तरह आप इस केस में देख सकते हैं कि ही वाज गोइंग टू अटेम्प्ट अ रेप, वो रेप करने लगा था लेकिन शोर ना होता, बर वक्त जाके कार्रवाई ना की जाती तो वो रेप अटेम्प्ट हो गया होता और एक ऐसा सानिया हो जाना था कि गॉड फॉरबिड आज हम यहाँ बैठे। रेहान भाई यहाँ पे एक छोटा सा कट करना चाहूंगा कि जिस तरह कमरा बंद है, वो बच्ची चीखो पुकार कर रही है, एक उसे टाइम काफी मिल गया, तो क्या रेप जो है पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर या पाकिस्तान का लॉ रेप की डेफिनेशन क्या कहता है कि यार रेप का मतलब यही है कि जो बाद में हम उसका मेडिकल करवा के चेक कर पाए कि हाँ भाई ये वाकई जो है इसके साथ कुछ इस तरह का मामला। अदरवाइज किसी को हाथ लगाना, किसी के कपड़े नोचना, किसी को किसी गलत तरीके से टच करना, मुझे तो लगता है कि रेप का आगाज वहीं पे हो जाना चाहिए और उसको रेप के जुमरे में कंसिडर किया जा रहा है। एक कमरा बंद कर दिया, किसी के साथ इस तरह से बच्ची चीखो पुकार कर रही है और वो भी छोटी सी बच्ची, उसने जो उसकी दरिंदगी देखी होगी, मेरे ख्याल में ये जो आप बता रहे हैं कि उसको बेल दे दी जाए और उसको जो इस तरह से कर, मैं तो इसको मेरे लिए तो ये एक सवालिया निशान। मेरान भाई, जो रेप की डेफिनेशन है एज पर आवर लॉ वो 375 सेक्शन में पाई जाती है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, वहाँ पे बताया गया है। और 2020 और 21 के अंदर कुछ इसके अंदर मेजर फैक्टर्स लाए गए और मेजर अमेंडमेंट्स की गई इस रेप के डेफिनेशन के अंदर। इसका स्कोप जो इसको ब्रॉड किया गया, उससे पहले एक लिमिटेड स्कोप था, जिसे कुछ वर्ड है, अब आई डोंट नो यू कैन रन दिस ऑन योर चैनल और नॉट, कि इसे सेक्सुअली जो इंटरकोर्स कहते हैं अगर वो हो जाता है और वो भी अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ द फीमेल, तब उसको रेप कहा जाता था। बट 2020-21 में इस डेफिनेशन के अंदर मजीद इसकी तोसी की गई इसमें। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या कमरा बंद करके जब उस पर ज्यादती की जा रही थी, अटेम्प्ट की जा रही थी, उसको रेप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो एज पर लॉ वो रेप में नहीं आएगा तब तक जब तक वो 375 जो डेफिनेशन है उसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पूरा कर ले। यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए नहीं इस वकूए के अंदर, बट वो हो जाते गॉड फॉरबिड अगर बर वक्त आके कार्रवाई ना की जाती। मेरा यही मुतालबा था कि जो FIR की गई है इसके अंदर 511 का सेक्शन ऐड किया जाता, जिसके तहत कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल जो कमिट करने लगा था बट उसको रोक दिया गया या उससे हुआ ना, जैसे कि ही वाज गोइंग टू अटेम्प्ट रेप, ये अटेम्प्ट हुई लेकिन रेप हो ना सकी, तो रेप की सजा अगर रेप होती तो रेप की सजा लाइफ इंप्रिजमेंट है या डेथ है, डेथ पेनल्टी। तो अगर ना हो सका, अटेम्प्ट हुआ जैसे इस केस में हुआ, तो इसका 511 के तहत इसको आधी सजा देनी चाहिए। ये 511 सेक्शन हमारा कहता है, यानी कि कम से कम 12 साल। तो ऑब्वियसली ये चीज मिस की गई, इस सारे मामले को मिस हैंडल किया गया और एक बहुत बड़ा सानिया जो रुक गया, एक दरिंदा जो एक्सपोज हो गया, जो पकड़ा गया, उसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया। इस सारे मामला में अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इस चीज को एनालाइज करूं तो मैं सारा मामले में MS साहब को जो अथॉरिटी थी इनको ब्लेम करूंगा। इन्होंने सारा मामला मिस हैंडल किया है। ये क्या इंतजार कर रहे थे कि वो मुमिता, नाउज़ुबिल्लाह मुमिता मर्डर केस जैसा कोई केस इस हॉस्पिटल में पाकिस्तान में भी होता तो तब जाके इन्होंने कार्रवाई करनी थी, या ये जो सानिया हमारा मोटरवे पे हुआ था वो सानिया होता तब कार्रवाई की जाती। बाद में जब चीजें हो जाती हैं, क्राइम कमिट हो जाता है, आप और मैं बैठ के मीडिया के ऊपर रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, हमारे जज्बात सारे मजरू हो जाते हैं, हम बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब ये दरिंदा सिर्फ इंसान एक्सपोज हो चुका हुआ है, अगर इसको सजा प्रॉपरली ना दी गई तो आप मुझसे आज मैं इंकिशाफ करता हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये शख्स दोबारा इस तरह की हरकत करेगा, दोबारा ही क्राइम कमिट करेगा। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रेप क्राइम है ये एक मेंटल इलनेस है, ये स्पेसिफिक इलनेस है, ये हर एक शख्स में नहीं पाई जाती, ये कुछ मखसूस क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। इसी तरह का केस मुमिता वाला भी था, वो भी मेंटल इल था। वो मुमिता केस वाज अ ब्रूटल रेप केस और वो टोटली एक मेंटल इलनेस थी, उसके अंदर भी एक जुनूनियत पाई जाती थी जिस तरह वो केस किया गया है। और इस तरह के जुनूनी लोग ही हैं जिनको अगर बर वक्त ना रोका जाए, उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, और इस तरह के हमारे MS साहब जो एक अच्छी और बड़ी प्रॉपर पोस्ट के ऊपर बैठे हुए अपना किरदार प्रॉपर नहीं अदा करते तो फिर ये मामला बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पता नहीं इस तरह के कितने वाकयात डेली के बहुत से हॉस्पिटल्स में होते होंगे, और शायद खुदा ना खास्ता अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा गलत ही हो, ऐसा ना सच हो, लेकिन अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और इसी तरह से
बच्ची की इज्जत को महफूज करने के लिए उसे बताया नहीं जाता या राजीनामे करवा दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों की जो है वो मजीद पुष्टपनाही करते जाएंगे तो इस तरह का माफिया जो है मजीद सरगर्म होता जाएगा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उस हॉस्पिटल की इंतजामिया को, या क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को, उन खवातीन को कि जो इस तरह की चीज़ों को जो है वो छुपा लेती हैं और कोशिश नहीं करती कि उसे लोगों तक पहुंचाया जाए या उसको कानूनी कार्रवाई के उसके हवाले से अमल में लाई जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर बोलेंगे तो बदनाम होंगे, लेकिन ना बोलेंगे तो मजीद मेरे ख्याल में इस तरह के लोग जो है वो जन्म लेते हैं और मजीद इस तरह की जो है वो चीज़ें होती रहती हैं। मैं सर, मेरा पैगाम यहाँ पे नाज़रीन को ये है कि इस तरह के मामला, जिस तरह के स्पेसिफिकली जो रेप केसेस हैं, इसमें आप किसी भी किस्म में अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ये हादसा पेश आ जाता है तो आप ये मत सोचें कि आप इमोशनली और आपकी जो फैमिली का कोई डिस्ग्रेस या आपकी फैमिली के ऊपर कोई शर्मिंदगी होगी। मैं आपको बताता चलूं, हमारा लोग कहता है कि ये स्पेसिफिक केस, ये स्पेसिफिक क्राइम नॉन कंपाउंडेबल है। आप सिर्फ इंडिकेट कर दें, इशारा कर दें, विटनेसेस और एविडेंस प्रोवाइड कर दें। फिर अगर आप इसके अंदर नहीं भी इंगेज होना चाहते हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि अगर आप बयान भी दे दें कि मैं इस केस से बरी जिम्मा हूं, मैं इस केस को फॉलो नहीं करना चाहता या करना चाहती, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि बेस्ड ऑन एविडेंस और विटनेस उस क्रिमिनल को मंतकी अंजाम तक स्टेट पहुंचा के छोड़ेगी। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि कहीं भी ऐसा अगर मामला हो जाता है तो इसको दबाएं मत, इसको छुपाएं मत, इसको इनिशिएट करें इस प्रोसेस को, जहां तक आपके अंदर ताकत और सलाहियत है इसको लेके जाएं। और अगर तो आप इसको कंप्लीट ट्रायल को लेके जाते हैं तो आप लोगों के लिए भी एग्जांपल क्रिएट करते हैं, अपनी भी हिफाजत करते हैं और सोसाइटी में भी एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपको इतना ब्लैकमेल और प्रेशराइज कर दिया हुआ है, तो आप यकीन जाने ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें सुलह नहीं हो सकती, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता और इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। अच्छा राहिल भाई, अभी ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? 6 दिन हो गए इस मामले को, अभी वो बंदा कहाँ पे है या अदालत में इस हवाले से क्या कोई हुई है सुनवाई? मेहरान भाई, जो ऑफेंस उसके ऊपर लगाया गया दैट इज एन बेलेबल ऑफेंस और डेफिनेटली उसकी बेल हो गई होगी इस वक्त। अगर तो वो समझता है कि वो शख्स कोई इतना उसके पास फाइनेंशियली वो ठीक है तो मे बी वो पाकिस्तान छोड़ के चला भी गया हो, वो गायब भी हो गया हो। रीज़न बीइंग कि वो बेल उसको मिल गई होगी। अब उसको पता है कि उसने जो क्राइम किया उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी खतरनाक है और किस किस्म का वो क्राइम था। मैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये मामला इस वक्त कहाँ पे है, बट मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इसको बहुत मिसमैनेज किया गया। डेफिनेटली ये शख्स इस वक्त एक लिबर्टी पे है, एक आज़ाद इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि वो जो बच्ची है उसके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए वो मेंटल इफेक्ट छोड़ गया हुआ है। वो बच्ची जब तक अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जब भी वो किसी हॉस्पिटल का मंजर अपने ज़हन में लेकर आएगी तो उसके अंदर एक अजीब सी दहशत पाई जाएगी और दहशत पाई जाएगी। उसने उस बच्ची का फ्यूचर तो ख़राब कर दिया हुआ है, लेकिन वो शख्स इस वक्त आसानी और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला देख रहा होगा और इस वक्त वो लिबर्टी पे होगा, आज़ादी पे होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने रहील भाई से सुनी, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस तरह एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 या 4 साल होती है तो वो भी अपनी यादाश्त जो है वो बाकी रखता है और उसे भी पता होता है, उसकी उस वक्त मेमोरी में चीज़ें फीड होना शुरू हो जाती है। और एक 6 साल की बच्ची कि जिसके साथ इस तरह का मामला पेश आ जाए और उसके जहन के ऊपर जिस तरह से ये इफेक्ट जो पड़ गया है, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो सारी उम्र तक जो है इसको भुला पाएगी। और जिस तरह का ये क्राइम हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उसे जो है वो कहीं बेल पे होना चाहिए, बल्कि उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसको उसके कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं अपील करता हूं हकाम बाला से और मैं अपील करता हूं ऐसी इंतजामिया से कि जो इस तरह की चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की चीज़ों को अपनी साख को बरकरार रखने के लिए जो वो पसे पुस डाल देते हैं और ना कि उस बच्ची की ज़िंदगी और उस बच्ची की इज्जत की हिफाजत करने के लिए कोशिश करते हैं। और फिर यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह की चीज़ों की पुष्टपराही करते हैं और इस तरह की चीज़ों को कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाते, तो वो कल को आपके घर को भी जो है वो आग लग सकती है और आपका घर भी इस चीज़ की इज्जत में आ सकता है। तो कोशिश किया करें कि किसी भी मसले को, किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है तो उसको अपने साथ जुल्म तस्वर करके उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसके हक के लिए आवाज़ उठाते रहें और उसको इंसाफ दिला के जो है फिर आराम और सुख का चैन लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी इसी तरह से होगा और जो MS साहब ने नाअहली दिखाई और जिस तरह से इस FIR को करवाने में जिस तरह से उन्होंने एक गैर मुनासिब सा रवैया जो अपनाया, उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस रवैये पे भी शर्मिंदा होंगे और कोशिश ये करते हैं कि हमारे अदारे जो है इस इंसान को इसके कैफेदार तक लाजमी पहुँचाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठ सके और बच्ची के लिए इंसाफ हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।